हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक चौहान, जीएस की पहचान, आपके परिवार, आपके अपने चैनल डिफेंस जोन कानपुर में एक नई श्रृंखला लेकर आ रहा हूं जीएस की, जहां पर सिर्फ आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। कंटेंट तो आपको हर जगह मिल रहा होगा, लेकिन आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि कुछ भी ऐसा ट्रिक्स नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे चीजें आपके डायरेक्ट दिमाग में सेव हो जाए। मार्केट में कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन ऐसा कोई भी टीचर आज की डेट में ट्रिक्स या फिर कॉन्सेप्ट नहीं लेके आ पा रहा है जहां से चीजें बच्चे आपके दिमाग में चीजें सेव हो जाए। तो यकीन मानिए, हम अभी जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, यहां पर आपको हर टॉपिक में जो कंटेंट मिलेगा वो तो ऑसम मिलेगा, उसके साथ साथ हम इसकी गारंटी लेते हैं कि हम जो चीज पढ़ाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो 80% चीजें हैं वो 80% चीजें आपको क्लास के ही दौरान याद हो जाएंगी। तो यहां पर जो आज हम पहला अपना सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर आप देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। तो यहां पर स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और यहां पर याद एक चीज याद रखिएगा, जो जीवन में सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है कंटिन्यूटी। तो यहां पर आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है, और यकीन मानिए हम आपको जो ट्रिक्स देंगे वो पूरे YouTube में सबसे अलग होंगी। और यकीन मानिए, अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं तो आप ये देखेंगे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मोस्टली आ रहे हैं आपको इसी सीरीज से मिलेंगे। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है, एक कम समय में और एक अच्छे कंटेंट के साथ आपका एग्जाम कैसे भी करके क्वालिफाई करवाया जाए। तो आगामी आपकी जो भी परीक्षाएं हैं उन्हें हमें आपको क्वालिफाई करवाना है, और हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अगर सूरज की तरह जलना है तो आपको रोज उगना पड़ेगा। और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और एक पहला क्वेश्चन आपके साथ में आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। तो बेटा यहां पर आप ध्यान दोगे कि जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, और क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। तो यहां पर आप देखेंगे इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बेटा कैबिनेट प्रस्ताव। क्या बेटा? कैबिनेट प्रस्ताव। कैबिनेट प्रस्ताव बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज आप अपना जो संविधान देख रहे हैं, संविधान हमारी ताकत है। संविधान हमारी क्या है? ताकत है। आज आप जो भी नियम कानून देख रहे हो, ये नियम कानून जो आज स्थायी रूप से है। पहले क्या होता था, जब राजा महाराजा होते थे तो ये राजा महाराजा अपने अकॉर्डिंग मनचाहे कानून बनाया करते थे। उसके बाद ये अंग्रेज आए, तो अंग्रेज भी वही करते थे जो ये राजा महाराजा करते थे, यानी कि भारत के अंदर कोई भी नियम कानून फिक्स नहीं था। अब ये बेटा वही कैबिनेट प्रस्ताव है जहां पर भारतीयों को बेटा अनुमति मिलेगी अपना स्वयं का संविधान बनाने की। तो याद रखिएगा, कैबिनेट प्रस्ताव पहला क्वेश्चन जो है ये यही है कि भारतीय संविधान का निर्माण, बेटा भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ? तो कैबिनेट प्रस्ताव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बेटा? कैबिनेट प्रस्ताव। कैबिनेट प्रस्ताव बेटा कब आया? 1946 में आया। याद रखिएगा, इस कैबिनेट प्रस्ताव में क्या बेटा? इस कैबिनेट प्रस्ताव में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बेटा? 3 सदस्य थे। और यहां पर देखोगे इन 3 सदस्यों का क्या नाम था। तो सबसे पहला जो नाम निकल के आता है वो निकल के आता है सर बेटा सर पैट्रिक लॉरेंस। क्या निकल के आता है? सर पैट्रिक लॉरेंस। अब यहां से याद रखिएगा, ये जो पैट्रिक लॉरेंस है इस कैबिनेट प्रस्ताव के अध्यक्ष थे। क्या थे बेटा? अध्यक्ष। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि याद थे भैया, ये अध्यक्ष थे। कैबिनेट प्रस्ताव का अध्यक्ष कौन था भैया? अध्यक्ष आपके सर पैट्रिक लॉरेंस थे। दूसरे सदस्य कौन थे? दूसरे सदस्य थे बेटा एवी अलेक्जेंडर। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। और तीसरे सदस्य कौन थे? तीसरे सदस्य थे बेटा आपके स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन थे बच्चा? स्टैफर्ड क्रिप्स।
यहां से समझिएगा, एक क्वेश्चन, क्या एक क्वेश्चन है और उसके अंदर देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रस्ताव के अंतर्गत, तो सिंपल आंसर कैबिनेट प्रस्ताव। दूसरा क्वेश्चन कि कैबिनेट प्रस्ताव कब आया था, तो बेटा 1946 में आया था। अब तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि कैबिनेट प्रस्ताव में कितने सदस्य थे, तो बेटा 3 सदस्य थे। अब चौथा क्वेश्चन आ रहा है कि कैबिनेट प्रस्ताव का अध्यक्ष कौन था, तो बेटा कैबिनेट प्रस्ताव का अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस था। अब पांचवा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ करता है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट प्रस्ताव का अध्यक्ष सदस्य नहीं था। क्या बेटा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट प्रस्ताव का सदस्य नहीं था। याद रखिएगा 3 नाम तो यही होंगे, सर पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड किस, और चौथा नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं किसको, लिनलिथगो को। यहां पे आपका क्वेश्चन क्या है, यहां पे आपका क्वेश्चन है कि कैबिनेट प्रस्ताव का सदस्य नहीं है, तो भैया सर पैट्रिक लॉरेंस है, एवी अलेक्जेंडर है, स्टैफर्ड किस है, लिनलिथगो। याद रखिएगा ये लिनलिथगो इस कैबिनेट प्रस्ताव के सदस्य नहीं थे। तो आपने देखा एक क्वेश्चन, और इस एक क्वेश्चन से हमने 5 क्वेश्चन बनाए। अब हमारे सामने बेटा आ रहा है अगला क्वेश्चन। क्या रहा है अगला क्वेश्चन, आप देखोगे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। क्या क्वेश्चन है बेटा, प्रारूप समिति। अब समझना, इस प्रारूप समिति को आप देखोगे, एक तो इसका नाम क्या है, प्रारूप समिति, और इसी को बोलते हैं बेटा पांडुलेखन समिति। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पांडुलेखन। और इसका क्या नाम है, और इसका नाम है बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या नाम है इसका, ड्राफ्टिंग कमेटी। अच्छा, बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब समझिएगा, एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि आप बताइए पांडुलेखन। क्या बेटा, एग्जामिनर पूछ लेता है कि इस पांडुलेखन समिति में कितने सदस्य थे। अब बच्चा यहां पे कंफ्यूज, उसके दिमाग में पांडु आता है, और पांडु कितने भाई थे बेटा, 5 भाई थे। तो यहां पे बच्चों को लगता है पांडु का मतलब क्या है, 5। याद रखिएगा 5 नहीं, पांडु का मतलब है वो प्रारूप समिति की बात कर रहा है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहा है। तो यहां पर याद रखिएगा कि पांडु मतलब प्रारूप समिति, मतलब कि आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो यहां पर पांडुलेखन प्रारूप या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, तो याद रखिएगा कितनी बेटा, 7। और इस 7 जो सदस्य वाली आपकी प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे मिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे बेटा, भीमराव अंबेडकर। देखना एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस तरह क्वेश्चन हमने 3 से 4 क्वेश्चन जनरेट कर दिए। पहला, प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। अब समझना, इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो बेटा 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अब यहां पर देखोगे इस प्रारूप समिति का गठन कब हो रहा है। याद रखिएगा, इस प्रारूप समिति का गठन कब हो रहा है बेटा, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को आप देखोगे आपके प्रारूप समिति का गठन हो रहा है। और यहां पर आप देखोगे, याद रखिएगा प्रारूप समिति यानी कि संविधान के प्रारूप को किसने बनाया था। क्या क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भैया संविधान के प्रारूप को किसने बनाया था, तो बच्चा यहां पर कंफ्यूज होता है और वो आंसर किसको समझता है, भीमराव अंबेडकर को। याद रखिएगा, संविधान का जो प्रारूप बनाया था वो बनाया था BN राव ने। किसने बनाया था बेटा, BN राव, जो कि हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे, हमारे संवैधानिक सलाहकार। जब हमारे BN राव किसको बनाते हैं, प्रारूप को बनाते हैं, संविधान के प्रारूप को बनाते हैं, तो अब यह जरूरी था कि चेक किया जाए कि जो प्रारूप है ये ग्राउंड लेवल पे कितना सक्सेसफुल है या फिर नहीं है। तो इस प्रारूप के जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर कर रहे हैं। और यहां पर आप देखोगे कि इसका गठन कब हो रहा है, इसका गठन हो रहा है 29 अगस्त 1947। तो प्रारूप
किसने बनाया था संविधान के? तो संविधान का प्रारूप बनाया था बी.एन. राव ने। किसने बनाया था बेटा? बी.एन. राव ने बनाया था। और इस प्रारूप की जांच करने के लिए कमेटी का गठन हुआ था, जिसे आप देखोगे प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे बेटा? 7 सदस्य थे। इनका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अब हमारे सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया? यहां पे आप सब देखोगे नहीं जोड़ा गया। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है ना? प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? अब तक एक बार। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया? तो याद रखिएगा आंसर हमारा क्या है? संप्रभुत्व है। क्या है बेटा? संप्रभुत्व। अब अगर क्वेश्चन अगला पूछा जाता प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार हुआ है। कब हुआ भैया? एक बार। तो कब? तो भैया ये हुआ है 1976 में। कब हुआ है बेटा? ये हुआ है आपका 1976 में। आप देखोगे 1976 में आपका ये संशोधन हो रहा है। और ये कौन सा संशोधन था भैया? 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। इस 42वें संविधान संशोधन को बेटा मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। और याद रखिएगा ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। और इस दौरान भारत की पीएम कौन है भैया? भारत के पीएम कौन है? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। कौन है बेटा? इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। और अगर आपसे बात करता है कि भारत का प्रेसिडेंट, तो याद रखिएगा जो भारत का प्रेसिडेंट है बेटा इस समय है फखरुद्दीन अली अहमद। कौन है बेटा? फखरुद्दीन अली अहमद। और ये वो समय था, आप देख सकते हो 1976। कौन सा समय भैया? 1976। और आप देखोगे इस समय भारत में लगी हुई थी इमरजेंसी। और आप देखोगे कि 1975 से लेकर के 77 तक भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी। और इसी इमरजेंसी के दौरान 1976 में ही 22वां संविधान संशोधन हो रहा है। और इस 22वें संविधान को मिनी संविधान कहा जाता है। और इस दौरान पीएम इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट बेटा फखरुद्दीन अली अहमद थे। और आप देखोगे इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके प्रस्तावना में क्या हो रहा है? संशोधन हो रहा है। और आपके 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, आप देख रहे हो कि किस तरह क्वेश्चन हमारे सामने एक है और उस एक क्वेश्चन से हम 4-4, 5-5 क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। और ये वो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं जो एग्जाम में बेटा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए आगामी परीक्षाओं में आप देखोगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं एज इट इज यहीं से आएंगे। और जो भी इसकी परीक्षाएं हो चुकी हैं वहां पर भी आप चेक करोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके बेटा बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो जीएस अगर हम प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं तो ये मान के चलो कुछ नहीं। अगर हमारे पास एक परफेक्ट प्लानिंग है, अगर हम परफेक्ट प्लानिंग हमारे पास नहीं है तो मान कर चलिए जीएस एक भूल भुलैया है, इसे आप जीवन में बेटा कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो बेस्ट प्लानिंग के साथ हमें बेस्ट एफर्ट देने हैं और स्मार्ट वर्क करना है। तो यहां पे अपना 23वां क्वेश्चन बेटा क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख मिलता है? बेटा क्या बात कहां की कर रहे हैं? प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, प्रियम्बल की। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रियम्बल। क्या बेटा? प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब समझ रहे हो? जैसे आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा इंट्रोडक्शन होता है। बुक्स वगैरह में मेरा बच्चा क्या होता है? पहला पन्ना होता है, इंट्रोडक्शन होता है। वैसे ही ये जो प्रस्तावना है ये बेटा हमारे संविधान का परिचय है। पढ़ो, अगर कभी नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िएगा, देखिएगा। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये बेटा वो शब्द हैं
जिनके कारण से हम भारत को महान बोलते हैं। ये कौन से शब्द है? संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये 5 शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये भारत की विशेषताएं है और इसी के कारण संपूर्ण पृथ्वी में भारत महान कहलाता है। और बात करते हैं प्रस्तावना, मतलब बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक पन्ने में आप पाओगे कि आपको संपूर्ण संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं संविधान को बनने में, और इस 2 साल 11 महीने 18 दिन की पूरी मेहनत आप एक पन्ने के अंदर देख सकते हो, जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल। ठीक है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना में न्यायों का उल्लेख मिलता है। भैया कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख मिलता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है बेटा आपका सामाजिक न्याय। कौन सा न्याय बेटा? सामाजिक न्याय। फिर आपका आता है आर्थिक न्याय। कौन सा न्याय बेटा? आर्थिक न्याय। और तीसरा है बेटा राजनैतिक न्याय। कौन सा न्याय? राजनैतिक न्याय है। और याद रखिएगा ये वो 3 न्याय है जिनका उल्लेख आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल टफ, एग्जामिनर अब क्वेश्चन का लेवल टफ करना चाहता है और मेरे प्यारे बच्चों को कंफ्यूज करना चाहता है, तो वहां पे अगला क्वेश्चन ये होगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्यायों का उल्लेख संविधान में कहां मिलता है? अभी मैंने क्या पूछा? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है? तो याद रखिएगा प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का उल्लेख। हाँ, अब दूसरी चीज आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन के लेवल को टफ कर रहा है, वो ये पूछ रहा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्यायों का उल्लेख संविधान में कहां पर है? तो एक चीज तो क्लियर है, अभी हमने क्या बात की कि संविधान के प्रस्तावना में, यहां से तो क्लियर है कि एक जगह तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्यायों का उल्लेख मिलता है, दूसरा कहां पे मिलता है? तो याद रखिएगा दूसरा भाग 4। ये जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, एक तो बेटा आपको प्रस्तावना में देखने को मिल जाएंगे, दूसरा बेटा ये आपको देखने को मिलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कहां पे बेटा? ये आपको देखने को मिलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। जहां पर आप देखोगे कि आपको देखने को मिलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये जो 3 आप न्याय देख रहे हो, ये 3 न्याय, एक तो आपको प्रस्तावना में भी देखने को मिल रहे हैं, दूसरा आपको ये देखने को मिलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बेटा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको देखने को मिलेंगे। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो किस अनुच्छेद पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्यायों का उल्लेख है? तो यहां पर आप देखोगे आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायों का उल्लेख जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में देखने को मिलेंगे। कहां पे देखने को मिलेंगे? 38 में। यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 तरह न्याय। बेटा कितने तरह के न्याय? 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। एक तो आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेंगे, दूसरे आपको देखने मिलेंगे कहां पर बेटा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। और भाग 4 में आप देखोगे अनुच्छेद कहां से कहां तक है बेटा? ये है आपके 36 से 51। कहां से कहां तक है? 36 से 51 है। तो 36 से 51 में कहां पर, किस पर्टिकुलर अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 38 में। राज्य के नीति निर्देशक तक कहां से कहां तक बेटा? 36 से 51 तक। किस देश से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो याद रखिएगा ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, क्या बेटा? ये राज्य के आपके जो नीति निर्देशक तत्व है, ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड से। कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की अवधारणा हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। और इस प्रस्तावना की जो भाषा है, वो जो भाषा है, वो भाषा हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली। और आप देख सकते हो सिर्फ एक क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन बेटा? सिर्फ एक
क्वेश्चन से हम 5 से 6 क्वेश्चन बना रहे हैं। और ये बेटा वो क्वेश्चन है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम के बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। जब कुछ भी नहीं होता है, बस अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो एग्जामिनर आपको घुमा देता है। सामने आपको क्या कर देता है, घुमा देता है, और वही से चीजें आपको टफ लगने लगती है। तो यकीन मानिए एकदम हलवा बना देंगे हम और आप जीएस को। क्या बना देंगे? एकदम हलवा। और आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो आने वाले कुछ ही समय में सबसे मजबूत सब्जेक्ट होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा। आज अगर आपको ये डरा रहा है तो डरिए नहीं, आप हमारी क्लास को रेगुलर अटेंड करिए, इसको बिल्कुल अब निचोड़ कर रख देंगे इसको। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अपने बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? शब्दों को पकड़ो, खेल किसका मेरे बच्चा? शब्दों का खेल है। यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? मूल संविधान। मूल संविधान मतलब कि उस संविधान की बात कर रहे हैं जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम जानते हैं कि हमारा संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से 16 अनुच्छेदों के साथ लागू हुआ था। और संपूर्ण अनुच्छेद जो है 395 के 395 अनुच्छेद जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहे हैं। खैर ये गलत कॉन्सेप्ट है, बस हमको इतना समझना है कि मूल संविधान की अगर हम बात कर रहे हैं तो किस दिन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 की। हम बात कब की कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950। अगर बात करें 26 जनवरी 1950 की तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को आप देखोगे क्या बेटा? मौलिक कर्तव्य। तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या संविधान में कितनी है बेटा? 0। कब बेटा 0 है? 1950 में। कब 0 है बेटा? 1950 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 है। क्या है बेटा? 0 है। तो यहां पर आप देखोगे जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके 26 जनवरी 1950 को क्या है? 0 है। क्या है बेटा? 0। तो यहां पर ये 1950 को 0। अगली आप स्टेज पे देखोगे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। और ये 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? ये जोड़े गए 1976 में। 1976 का मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। और ये वो समय था जब भारत के अंदर इमरजेंसी लगी थी। 75 से 77 आपने इमरजेंसी देखी थी और 1976 में ये आपका संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मिनी संविधान कहा गया है। और इसी मिनी संविधान के अंतर्गत आप देखोगे कि ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है यहां से आप संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों की एंट्री देखोगे। और यहां पर देखोगे 1950 में 0 मौलिक कर्तव्य और 1976 में यानी कि 26 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बेटा? 26 वर्ष बाद आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। अब एक बार फिर से आप देखोगे कि आपका 11वां मौलिक कर्तव्य, कौन सा मौलिक कर्तव्य बेटा? 11वां मौलिक कर्तव्य आप देखोगे 2002 में। कब बेटा? 2002 में। 1950 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या यानी कि मूल संविधान 1950 की बात हो रही है, यानी कि मूल संविधान की बात हो रही। मौलिक कर्तव्य 0 थे। 1976 में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। यानी 1950 से 1976 26 वर्ष। और 1976 के बाद आप देखोगे 2002 यानी फिर से 1976 के बाद 2002 यानी कि 26 वर्ष। कितने वर्ष बेटा? 26 वर्ष बाद आप देखोगे आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या। क्या पूछा गया था? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या। तो बच्चा आप बताओ, मूल संविधान मतलब कि 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है और 1950 में आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0 थी कि नहीं?
तो बेटा यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पे आपका आंसर होगा शून्य। क्या आंसर होगा, शून्य होगा। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ये अपना बेसिक है। ये क्या है, बेसिक है, जिससे एग्जामिनर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, एग्जाम के लेवल को टफ करता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको शब्दों को पकड़ना है। किसे पकड़ना है, शब्दों को। ये नहीं कि मौलिक कवियों की संख्या पूछ ली एकदम आंख बंद करके चलते चले जा रहे हो, टिक लगा दिया 11, टिक लगा दिया 10। अरे नहीं भैया, 1950 की बात कर रहा है तो जीरो मौलिक कर्तव्य अगर पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ेगा, और ये जो आपका 2002 में जोड़ा जा रहा है, ये बेटा 86वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था। और इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य, यानी कि एक जोड़ा जा रहा है। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जा रहे हैं 2002 में, एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा जा रहा है, और वही क्या बन जाता है 10 के बाद 11वां मौलिक कर्तव्य। क्या बेटा, 11वां मौलिक कर्तव्य। और बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखोगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में। याद रखिएगा, यहां पे हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, जहां पे हम बात कर रहे हैं, सॉरी, मौलिक अधिकार की। किसकी बात कर रहे हैं मेरा बच्चा, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। और आप देखोगे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का उल्लेख कहां मिलता है, भाग 3 में मिलता है। कहां पर मिलता है बेटा, मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है ये आपका भाग 3 में मिलेगा। कहां मिलेगा, भाग 3 में मिलेगा। और आप देखोगे भाग 3, क्या देखोगे बेटा, आप देखोगे जो आपके मौलिक अधिकार है इनका उल्लेख मिलता है भाग 3। कहां पे मिलेगा बेटा, भाग 3 में। ठीक है, कहां से कहां तक बेटा, मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 12 से लेकर के कहां तक है, 35 तक है। कहां तक है, 12 से 35 तक। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है, यहां पे मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया मेरा बच्चा, अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है, अमेरिका से। अब अगली चीज समझिएगा, पूरा का पूरा मौलिक अधिकार कहां से, अमेरिका से है। लेकिन एक ऐसा अनुच्छेद है जो अमेरिका से नहीं लिया गया है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, वो लिया गया है इंग्लैंड से। और आज उसी की बात कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं विधि के समक्ष समानता, इसका उल्लेख कहां मिलता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में मिलता है। और हमने देखा था 14 में 2 बातें होती है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण यूएसए, अमेरिका से। लेकिन जो पहली बात लिखी है कि विधि के समक्ष समानता, ये जो विधि के समक्ष समानता है बेटा, ये इंग्लैंड से ली गई है। और वहां के एक बहुत बड़े न्यायाधीश थे जिनका नाम है डाइसी, और उनकी एक थ्योरी थी रूल ऑफ द लॉ, विधि का शासन। इंग्लैंड के हैं और ये जज थे, बहुत बड़े न्यायाधीश थे। और आप देखोगे कि वैसे तो वैसे पूरा मौलिक अधिकार जो है कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता जो है वो कहां से ली गई है, वो ली गई बेटा इंग्लैंड से ली गई है। कहां से ली गई है, याद रखना है, जो विधि के समक्ष समानता है ये बेटा इंग्लैंड से ली गई है। कहां से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। और इंग्लैंड में एक व्यक्ति है मिस्टर डाइसी, और ये जो मिस्टर डाइसी है बेटा ये एक जज है। ये क्या है, एक जज है और एक बहुत ही फेमस राइटर है। और आप यहां पर देखोगे इनका एक कॉन्सेप्ट था रूल ऑफ द लॉ। क्या था बेटा, रूल ऑफ द लॉ, हिंदी में बोले तो विधि का शासन। और इसी कॉन्सेप्ट से मिस्टर डाइसी जो कि इंग्लैंड के हैं, और इन्हीं के थ्योरी से विधि के समानता को हमारे मौलिक अधिकारों में लिया जा रहा है। और बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में नागरिकता कितने आधारों से दी जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, याद रखिएगा, भारत में नागरिकता कितने अधिकारों से दी जाती है। तो बेटा आंसर है 5 आधारों पे नागरिकता दी जाती है। पहला आधार क्या है बेटा, पहला आधार है बाई बर्थ। क्या है बेटा, बाई बर्थ, बोले तो जन्म के आधार पे। किस आधार पे, जन्म के आधार पे। फिर इसके बाद आप देखोगे
दूसरा आता है, क्या आता है? दूसरा आता है वंश के आधार पे, यानी इंग्लिश में बोले तो बाय डिसेंट। फिर उसके बाद तीसरा जो आधार है, तीसरा आधार है आपका पंजीकरण का। किसका आधार है बेटा? पंजीकरण का। और पंजीकरण बोले तो बेटा इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन। क्या है मेरा बच्चा? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा आधार जिसके अकॉर्डिंग नागरिकता दी जाती है, वो है देशीकरण। वो है क्या? देशीकरण, या फिर बोले तो इसको प्राकृतिकरण। क्या बोले बेटा इसको? इसको बोले तो प्राकृतिकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरलाइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा? इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। फिर उसके बाद हमारे सामने आता है पांचवा क्वेश्चन, और पांचवा आधार जिसके अकॉर्डिंग हम नागरिकता देते हैं, वो है बेटा हमारा अर्जित प्रदेश। क्या है बेटा? अर्जित प्रदेश, यानी कि ऑक्युपाइड टेरिटरी। क्या बेटा? ऑक्युपाइड टेरिटरी। आप देख सकते हो ये वो 5 आधार हैं जिनके अकॉर्डिंग भारत में नागरिकता दी जाती है बाय बर्थ। चलन के आधार पे, वंश डिसेंट के आधार पे, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आधार पे, देशीकरण, प्राकृतिकरण जिसको बोलते हो इंग्लिश में बोले तो नेचुरलाइजेशन, अर्जित प्रदेश। क्या बेटा? अर्जित प्रदेश, यानी कि अगर हम मान लो हम पाकिस्तान को अर्जित कर लेते हैं तो वहां के लोग तो अभी पाकिस्तान है, लेकिन जब भारत उसे अर्जित कर लेगा तो वहां के लोगों को जो नागरिकता है वो अर्जित प्रदेश के अंतर्गत दी जाएगी, क्योंकि उसको हमने अपने ऑक्युपाइड कर लिया, उसे हमने अपने भारत का भाग बना लिया। ये तो क्या थी? नागरिकता देने के आधार है बेटा। ये क्या है? नागरिकता को देना। अगर क्वेश्चन ये होता कि भारत में नागरिकता कितने आधारों से छीनी जा सकती है, अभी तो आपने दे रहे हो, लेकिन ली भी तो जाती है, तो कितने आधारों पे ली जाती है? याद रखिएगा, भारत में नागरिकता 3 आधारों पर छीनी जा सकती है। वो 3 आधार क्या है? क्या भैया? वो 3 आधार कौन से हैं जिनके आधार पे आप देखोगे भारत के अंदर नागरिकता को क्या किया जा सकता है? छीना जा सकता है। तो भैया 3 आधार है। कितने आधार हैं? 3 आधार हैं, और उन 3 आधारों को आप समझोगे, हमने बताया था आरटीडी। क्या बताया था? आरटीडी बताया था, यानी कि रिनंसिएशन। आपको क्या बताया था बेटा? अभी जो आपने देखे ये वो 5 आधार थे जिनके आधार पे आपके भारत में नागरिकता को दी जाता है। अब यहां पर नागरिकता ली भी जाती है, तो कितने आधारों पर नागरिकता छीनी जा सकती है? बेटा 3 आधारों पर नागरिकता को क्या किया जा सकता है? छीना जा सकता है। 3 आधार पे अभी देखो भारत में नागरिकता कितने आधारों में दी जाती है? क्या बेटा? यहां पे हो जाती है, इसको लिख लीजिएगा, दी जाती है। तो यहां पर कितने आधारों में दी जाती है? याद रखिएगा 5 आधारों में। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा पलट देता, पूछ देता भारत में नागरिकता कितने आधारों से छीनी जाती है या वापस ले ली जाती है, तो कितने आधार पे? 3 आधार पे। पहला बेटा आर, फिर दूसरा है टी, और तीसरा क्या है? डी। आर फॉर रिनेंसिएशन। आर फॉर बेटा क्या होता है? रिनेंसिएशन। टी फॉर टर्मिनेशन। टी फॉर क्या है? टर्मिनेशन। और डी फॉर होता है डेप्रीविएशन। डी फॉर क्या होता है? डेप्रीविएशन। और रिनेंसिएशन का मतलब हिंदी में देखोगे तो परित्याग। क्या बेटा हिंदी में इसका मतलब देखोगे? इसका हिंदी में मतलब होता है परित्याग। और टर्मिनेशन का मतलब होता है हिंदी में बेटा बर्खास्त। क्या मतलब होता है? बर्खास्त। और वही डेप्रीविएशन का मतलब आप देखोगे हिंदी में, तो यहां पर डेप्रीविएशन का जो मतलब है वो होता है वंचित करना। अभी आपने देखा कि नागरिकता 5 आधारों पे दी जाती है और 3 आधारों पे नागरिकता को लिया जाता है। याद रखिएगा, हम वो क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हम कौन से क्वेश्चन करवा रहे हैं? हम वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड दीज क्वेश्चंस आर द बेसिक ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ये बेसिक है। यू हैव टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये सारा का सारा आपका बेसिक है जो पूरे के पूरे एग्जाम के लेवल को डिसाइड करेगा। क्या करेगा? पूरे के पूरे एग्जाम को लेवल को डिसाइड करेगा। तो ये क्वेश्चन तो बेटा आपको आने ही चाहिए।
ये तो क्विक रिवीजन है। ये क्या है? क्विक रिवीजन है, क्योंकि आप एग्जाम कोई भी देने जाओगे तो आप देखोगे बेटा यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये जो 25 क्वेश्चन है, आप इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम दे दो, जाकर कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को जरूर मिल जाएगा। आज जो बातें बोल रहा हूं, कोई भी एग्जाम दो, चपरासी से लेकर के पीसीएस तक, आपको इस वीडियो से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मेरा वादा है। क्या है? मेरा वादा है। जीएस की पहचान अभिषेक चौहान का वादा है कि इंडिया के अंदर चपरासी से लेकर 20 तक कोई भी परीक्षा दोगे तो इस वीडियो से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आज जो बातें इस वीडियो के अंतर्गत कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संधान फिर से खेला हो गया। गुरु क्या हो गया? खेला हो गया। फिर से एक बार एक शब्द आता है मूल। मूल मतलब कि 26 जनवरी 1950। क्या बेटा? खेला हो रहा है ना ये रज्जा। 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। और 26 जनवरी 1950 को क्वेश्चन पूछ रहा है मौलिक अधिकार। समझना गुरु, मौलिक अधिकारों को पूछा जा रहा है। अभी हमने कुछ मिनट पहले मौलिक कर्तव्यों की बात की थी, तो एग्जाम्स में दिमाग को एकदम खोल के बैठना। तभी बोलते हैं किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो तो अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, एग्जामिनर आपको फंसा देगा। एग्जामिनर क्या करेगा? उलझा देगा आपको। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से स्टडी करो। यहां पे किसकी बात कर रहा है? मूल संविधान की तो बात कर रहा है, यानी 26 जनवरी 1950। पहला चीज तो क्लियर हो गया क्वेश्चन का। दूसरी चीज क्या बात कर रहा है? दूसरी बात कर रहा है बेटा मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं कर रहा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। हाँ, वही मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिए गए भाग 3 में है, 12 से लेकर के 35 तक, है ना। और 14 वाला कहां से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता, वो आपका लिया गया बेटा इंग्लैंड, मिस्टर डाइसी रूल ऑफ द लॉ से, विधि का शासन। यहां पर देखो 26 जनवरी 1950 को अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो 7। अगर आज की बात करें यानी कि 2022, अगर बात करें कि आज हमारी जो 13 जुलाई 2022 है, आज हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आज हमारे पास 6 हैं। और 26 जनवरी 1950 को कितने थे? 7। अरे गुरु, एक कौन ले गया है? जब संविधान बना तो 7, यानी कि भैया रुको, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? आंसर क्या है? 7। अगर क्वेश्चन होता वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, तो देखो गुरु, वर्तमान में 13 जुलाई 2022 कितने? 6। कितने बेटा? 6 मौलिक अधिकार है। कमी कितने की? तुम्हारे जेब में 7 मौलिक अधिकार डाले थे। कितने डाले थे भैया? 7 मौलिक अधिकार डाले थे। तुम्हारे संविधान सभा ने कितने डाले थे? 26 1950 को 7 डाले थे। और आज जब देखा तो सिर्फ कितने? 6। ये जो एक गायब है, ये एक कहां गायब है? कौन ले गया? ये कब ले गया? तो ये जो एक की कमी हो रही है, ये बेटा है संपत्ति का अधिकार। क्या गुरु? ये क्या है बेटा? ये आपका संपत्ति का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? ये आपका संपत्ति का अधिकार। याद रखना, जो संपत्ति का अधिकार कहां पर बेटा? अनुच्छेद 51 या राज्य अनुच्छेद 31, जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है, इस संपत्ति के अधिकार को शिफ्ट कर दिया गया है। कहां पर? हटाया नहीं गया, डिलीटेड नहीं किया गया है आज भी संविधान में, लेकिन कहां पर है? ये 300A में विधि का अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि मौलिक अधिकारों के अगर कॉन्सेप्ट को समझो तो मौलिक अधिकारों का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और हमें पता है जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है और 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ था, तो इस बीच में बहुत उथल पुथल चल रही थी देश में। अगर बात करें शुरुआती संविधान यानी 1950 को लागू हो रहा है, और उस समय की अगर बात करें तो गांव वगैरह में आप देखोगे
आज सबके पास जमीन है, वो भले थोड़ी जमीन है लेकिन सबके पास जमीन है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो बेटा शुरुआती समय में एक चीज देखी कि जमीन जो होती थी जमींदारों के पास, गांव में एक जमींदार होता था, उसके पास पूरी जमीन है गांव की, और पूरा का पूरा गांव वहां पे क्या कर रहा है, श्रमिक का काम कर रहा है, नौकरियां कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। अब सरकार ने सोचा इनसे जमीन को छीन लिया जाए और सभी में बराबरी से बांट दिया जाए। तो यहां पर सबसे बड़ी अड़चन ये आ रही थी कि अगर इन जमींदारों से जमीन को हमने छीना, गरीबों में बांटने की कोशिश करी, तो यहां पे जमींदार कहां जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। कहां जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। और कोर्ट साथ भी किसका देगा, इन्हीं जमींदारों का देगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 13 बोलता है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संरक्षण के लिए कोर्ट है। तो इस चीज से बचने के लिए पता था कि जब तक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में रहेगा तब तक इन जमींदारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण से इन जमींदारों को हटाने के लिए हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके कहां शिफ्ट कर दिया, हमने शिफ्ट कर दिया 300A में। यानी कि संविधान में रेक्टिफिकेशन, करेक्शन, अमेंडमेंट हो रहा है। तो कौन से नंबर का, याद रखना गुरु, 44वां। कौन सा गुरु, 44वां हो रहा है। कौन सा हो रहा है, 44वां हो रहा है। कौन सा हमारा संविधान संशोधन हो रहा है गुरु, 44वां संविधान संशोधन हो रहा है। कौन सा हो रहा है, 44वां संविधान संशोधन हो रहा है। और ये जो 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और इसी में आप देखोगे जब 26 जनवरी मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने कितने मौलिक अधिकार आपकी जेब में डाले, 7। लेकिन आज वर्तमान 2022 में कितने, 6। तो एक को कौन निकाल ले गया, तो एक को निकाल ले गई मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 और आज देखोगे तो 6, यानी कि मौलिक अधिकार घट रहे हैं और मौलिक कर्तव्य बेटा बढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है ना, घट हो रहा है। ठीक है, और बढ़ते हैं क्या अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पूर्ण रूप से कब स्वीकार किया, कब भैया, शब्दों को पकड़ो, क्या पूर्ण रूप से। तो याद रखना संविधान पूर्ण रूप से आपका कब स्वीकार किया गया, 26 जनवरी 1950। कब स्वीकार किया गया बेटा, 26 जनवरी 1950 को यह स्वीकार किया गया पूर्ण रूप से। कितने रूप से भैया, पूर्ण रूप से। और आप देखोगे कि 26 जनवरी 1950 को हम क्या बोलते हैं भैया, क्या मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस भैया, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1950। अगर ये क्वेश्चन होता कि संविधान आंशिक रूप से, क्या बेटा, आंशिक रूप से कब स्वीकार किया गया, तो याद रखिएगा संविधान जो है आंशिक रूप से स्वीकार किया गया 26 नवंबर। कब बेटा, 26 नवंबर 1949। और ये जो 26 नवंबर 1949 है, इस दिन संविधान बेटा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। कैसे स्वीकार किया गया था बेटा, आंशिक रूप से। और इस दिन मात्र और मात्र 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। जिसके कारण से बोलते हैं संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और संविधान पूर्ण रूप से लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950। और हम जानते हैं कि जब मूल संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को, तो यहां पर आप देखोगे कि कितने अनुच्छेद है टोटल। आप टोटल अनुच्छेद देखोगे तो टोटल अनुच्छेद 395। कितने अनुच्छेद है, कुल अनुच्छेद, टोटल अनुच्छेद देखोगे 395। कितने अनुच्छेद है, 395। लेकिन 26 जनवरी 1950 को कितने अनुच्छेद लागू हुए, 16 अनुच्छेद लागू हुए। और बाकी के बचे अनुच्छेद कब लागू हो रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहे हैं। यानी कि एक संविधान का बहुत बड़ा भाग जो है वो लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 की कहानी में बता चुका हूं। 1929
लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसने 26 जनवरी की डेट को बहुत खास बना दिया था। और आज की डेट में 26 नवंबर 1949 को हम पहले देखते थे विधि दिवस मनाते थे। किस रूप में मनाते थे? विधि दिवस के रूप में बनाते थे। और आज जो हम बना रहे हैं, किस रूप में बना रहे हैं? संविधान दिवस के रूप में। किस दिवस में बेटा? संविधान दिवस के रूप में बना रहे हैं, क्योंकि 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 125वीं वर्षगांठ थी। तो उस वर्ष हमने डिसाइड किया कि 26 नवंबर 1950 को हम अब क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे विधि दिवस से ना, विधि दिवस ना, क्या बनाएंगे? संविधान दिवस। और क्वेश्चन अगर आता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन आता है विधि दिवस, तो विधि दिवस भी कब मनाया जाता था? 26 नवंबर 1949, है ना। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान दिवस को जो हम ला रहे हैं वो किस दिवस को विस्थापित करके ला रहे हैं, तो याद रखिएगा विधि दिवस, क्योंकि पहले 26 नवंबर 1949 को आपका बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? बनाया जाता था आपका विधि दिवस, और आज मनाया जा रहा है आपका संविधान दिवस। क्या बनाया जा रहा है? संविधान दिवस। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की परिभाषा। भैया भारत परिभाषा अनुच्छेद 1 में, भारत की परिभाषा कहां है? अनुच्छेद 1 में है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न समाजवादी परनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हुए प्रस्तावना को जब क्रॉस करेंगे तो हम पहुंचेंगे भाग 1, जहां पे बात होती है अनुच्छेद 1 से 4। तो अनुच्छेद 1 में भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत की परिभाषा को लेकर बेटा कहां मिलता है? तो याद रखना, भारत की परिभाषा को लेकर अनुच्छेद 1 में मिलता है। और अनुच्छेद 1 में देखोगे आपके देश को 2 नामों से पुकारा गया है, एक तो भारत, दूसरा इंडिया। और भारत को क्या बोला गया है? यहाँ पे यूनियन बोला गया है। क्या बोला गया है? यूनियन बोला गया है, ना कि यहां पर फेडरेशन। भारत को क्या बोला गया है? यूनियन बोला गया है, क्योंकि भारत से जुड़ने वाली कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती है, इसलिए भारत यूनियन है। और आप देखोगे फेडरेशन का एग्जाम्पल अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका से कोई भी इकाई जो आज मिली हुई है वो संधि समझौते का परिणाम है। आप देखोगे भारत आपके जिन राज्यों से बन रहा है, जिन इकाइयों से मिल रहा है, अगर यहाँ पे नागालैंड भारत का राज्य है तो नागालैंड भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता, है ना। और इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बेटा? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? भैया संसद के पास है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 11 के अंतर्गत। और हम देखेंगे नागरिकता की बात कहां की है बेटा? हमने भाग 2 में की है। और भारत के अंदर कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है बेटा। कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता की जो अवधारणा है बेटा कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है बेटा? ब्रिटेन से। यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार किस, है ना, अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो भैया 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। क्या है मेरा बच्चा? समानता का अधिकार का जो उल्लेख है वो आप देखोगे कहां पर है? ये है अनुच्छेद 14 से 18। 19 से 22 में देखोगे आप स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार देखोगे भैया? स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका मिलेगा, कहां पर मिलेगा? 1922 में 19 से 22। क्या बेटा? 19 से 22 आपका मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये आपका है अनुच्छेद 19 से 22। फिर 23 से 24 में क्या है बेटा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब यहां पर आप देखोगे 25 से क्या है? 28 है। 25 से क्या है? 28। जो 25 से 28 है कि भैया क्या है भैया? 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
तो यहाँ पे जो बात की गई है वो बात की गई है, किसकी बात की गई है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहां देखने को मिल रहा है? 1922 में। तो आंसर क्या है भैया? 1922 है। आंसर क्या है? 1922, है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल नागरिकता। अभी हमने बात की थी, एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। आप देखोगे एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से क्या है बेटा? एकल नागरिकता है। और आप देखोगे अमेरिका से क्या है? अमेरिका से आपके मौलिक अधिकार है। अमेरिका से क्या है बेटा? अमेरिका से आपके मौलिक अधिकार है। और आप देखोगे आयरलैंड से क्या है? आयरलैंड से है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आप देखोगे रूस से क्या है? रूस से है आपके मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या है भैया? रूस से है आपके मौलिक कर्तव्य। और आप देखोगे यहाँ पे बात एकल नागरिकता की गई थी। तो एकल नागरिकता कहां से किया गया भैया? ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता कहां से ली गई भैया? हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो बेटा एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और आप खुद अगर परीक्षा दिए होंगे, आपने 1 से 2 क्वेश्चन भी, अगर 1 से 2 परीक्षा भी दिए होंगे तो आप जरूर देख रहे होंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले होंगे। अगर लाइफ में आपने एक भी परीक्षा दी है, अगर लाइफ में आपने भारत के अंदर एक भी परीक्षा दी है तो आपको यहां से क्वेश्चन अब तक देखने को जरूर मिले होंगे। और आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आता है? प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आता है। हम भारत के लोग भारत को, तो याद रखिएगा प्रस्तावना में भारत शब्द बेटा 2 बार आता है। और हमारे देश का उल्लेख प्रस्तावना में किस नाम से मिलता है? तो भैया मिलता है भारत के नाम से। किस नाम से? भारत के नाम से। स्वतंत्रता समानता बंधुता। क्या भैया? स्वतंत्रता समानता बंधुता का संबंध किस देश की क्रांति से? तो याद रखना फ्रांस की क्रांति से, जो 1789 से 1799 तक चली थी। और फ्रांस की क्रांति क्या है? आंसर स्वतंत्रता समानता बंधुता। क्या बेटा? स्वतंत्रता समानता बंधुता का संबंध कहां से भैया? फ्रांस की क्रांति से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या बेटा? गिरफ्तारी से संरक्षण। तो यहां पे हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 22। क्या आंसर होगा? अनुच्छेद 22। अगर यहां पे क्वेश्चन बेटा होता गिरफ्तारी की जगह जो शब्द है वो होता सजा से संरक्षण। क्या होता? सजा से संरक्षण। तो बेटा हमारा आंसर क्या होता? अगर सजा से संरक्षण की बात की जाती तो उस आधार पे हमारा आंसर होता अनुच्छेद 20। जिस समय का अपराध होगा सजा भी उसी समय के कानून के आधार पे मिलेगी। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये सब बातें कहां पे की गई है? ये सब बात अनुच्छेद 20 में की गई है। तो सजा से संरक्षण अनुच्छेद 20 में, लेकिन क्वेश्चन पूछा है गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22। कोई भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती तो व्यक्ति पूछ सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी चीज ये आती है कि आपको वकील जो मिलते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 22 के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसकी व्यापक बात जब हम करेंगे तो 39 से नेल्सा डेल्सा सेल्सा को समझेंगे। आप जो सरकारी वकील प्राप्त कर रहे हो ये कहां से मिले? नेल्सा सेल्सा डेल्सा। लेकिन आप देखोगे जो आपके पास एक पावर है कि अपना वकील हायर कर सकते हो, तो ये वकील कहां से हायर कर रहे हो? अनुच्छेद 22 के पावर से। फिर अगला आता है आपके पास तीसरी बात 22 ने की, वो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो पेशी है वो बेटा कहां पे लिखा? अनुच्छेद 22। तो यानी कि गिरफ्तारी से जो बचाता है हमें वो कौन बचाता है? अनुच्छेद 22 बताता है। और जो सजा से हमें बचा रहा है वो कौन बचा रहा है? अनुच्छेद 20 बचा रहा है। और इसी के साथ बेटा हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया? 39 से जोड़ा गया नेल्सा सेल्सा डेल्सा। 51 है
मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण, इसको भी जोड़ा गया है। अनुच्छेद 301 ये बाबा 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया मोरारजी देसाई की सरकार। ठीक है, यहां पे आंसर क्या है? अनुच्छेद 301। क्वेश्चन था निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया है? तो भैया इसको भी जोड़ा गया है, इसको भी जोड़ा गया है, इसको भी जोड़ा गया है, लेकिन इसको जोड़ा नहीं गया है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है बेटा? आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 29 में किस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता? अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 29 में बात मिलती है अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण की। और यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुच्छेद 29 में किस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता? भाषा शब्द भैया उल्लेख है, लिपि शब्द का उल्लेख है, संस्कृति शब्द का उल्लेख है, शिक्षा शब्द का उल्लेख नहीं है। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीजें ज्यादा टफ तो नहीं हो रही, मुझे पता है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, एक एक चीज को लिख लो। जो चीजें बता रहा हूं इस वीडियो में, एक एक चीज को लिख लो। यकीन मानो चपरासी से लेकर पीसीएस तक कोई भी एग्जाम दोगे, आपको क्वेश्चन बेटा यहां से जरूर मिलेगा। बेसिक चीज बता रहा हूं, बेसिक चीज बता रहा हूं। यकीन मानो क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आता है और यहीं से आएगा। अगला है अनुच्छेद 41। अगला क्या बेटा? अनुच्छेद 41 है। अनुच्छेद 41 में किस शब्द का उल्लेख नहीं होता? हमने बताया था काम, शिक्षा, लोक सहायता। ये वो 3 शब्द हैं जिनका उल्लेख आपका कहां मिलेगा? अनुच्छेद 41 में। काम का मिलता है उल्लेख, शिक्षा का मिलता है, लोक सहायता का मिलता है। प्रसूति सहायता का उल्लेख जो है ये आपको अनुच्छेद 41 में ना मिल करके कहां पे मिलेगा? अनुच्छेद 42 में। बेटा जब क्लास ली थी बताई थी मानव उचित दशा प्रसूति सहायता का है अनुच्छेद 42 में, ना कि अनुच्छेद 41 में। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटिया? प्रसूति सहायता। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को का संबंध कैबिनेट मिशन से नहीं भैया? सर पैट्रिक लॉरेंस ये क्या थे? अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर सदस्य थे। स्टैफर्ड क्रिस सदस्य थे। लिनलिथगो भैया सदस्य नहीं थे, तो इसलिए सदस्य आंसर होगा लिनलिथगो। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिस, 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे आपके सर पैट्रिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस। और यहां पर लिनलिथगो कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य बेटा नहीं थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 47 में नहीं है? यहां पे हल्का सा करेक्शन कर लेना, इसको स्वास्थ्य कर लेना। इसको क्या कर लेना बेटा? स्वास्थ्य। पोषक आहार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य और मानवोचित दशा। तो याद रखिएगा हमने बताया था कि अनुच्छेद 47 में पोषक आहार का उल्लेख है। 3 शब्द है। कितने शब्द है? 3 शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 47 में नहीं है? तो अनुच्छेद 47 में किस शब्द का उल्लेख है उनको देखते हैं। पोषक आहार का है, जीवन स्तर का उल्लेख मिलता है, और आप देखोगे किसका उल्लेख मिलेगा? स्वास्थ्य का उल्लेख मिलेगा। तो यहां पर पोषक आहार, हाँ भैया पोषक आहार का उल्लेख है, उल्लेख है। जीवन स्तर का उल्लेख है, जीवन स्तर का उल्लेख है। स्वास्थ्य का उल्लेख है, स्वास्थ्य का उल्लेख है। मानवोचित दशा का उल्लेख अनुच्छेद 47 में नहीं है, याद रखना अनुच्छेद 42 में है। प्रसूति सहायता के साथ। कौन सी सहायता के साथ? प्रसूति सहायता के साथ। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? मानवोचित दशा, यानी कि मानव उचित दशा का उल्लेख अनुच्छेद 47 में आपको नहीं मिलेगा। अब बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान की प्रत्यक्ष रूप से मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? संविधान सभा की
जो संविधान की प्रत्यक्ष रूप से मांग सर्वप्रथम किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक 1896, महात्मा गांधी 1922, मोतीलाल नेहरू 1924 प्लस 28, एम.एन. रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय 1934। हो सकता है ये लिखा हो मानवेंद्रनाथ रॉय। क्या लिखा हो बेटा? मानवेंद्रनाथ रॉय। याद रखिएगा, यही वो एम.एन. रॉय है। यही आपका क्या है? यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है कि संविधान की प्रत्यक्ष रूप से मांग किसने की थी? तो एम.एन. रॉय 1934। हो सकता है एम.एन. रॉय लिखकर ना आए, पेपर में मानवेंद्रनाथ रॉय लिखकर आ जाए, तो एम फॉर मानवेंद्र, एन फॉर नाथ, तो मानवेंद्रनाथ रॉय ही इसके क्या है? आंसर। कंफ्यूज मत होना। एक एम.एन. रॉय है जो कि आपके संविधान की मांग करना, प्रत्यक्ष रूप से मांग करने वाले व्यक्ति एम.एन. रॉय थे। दूसरे बी.एन. रॉय हैं जिन्होंने संविधान के प्रारूप को बनाया था और जो कि हमारे संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, बी.एन. रॉय, एम.एन. रॉय बेटा अलग अलग है। तो यहां पर आंसर क्या हुआ? एम.एन. रॉय। यूं तो देखा जाए तो सभी ने मांग की है, लेकिन बाल गंगाधर 1896 ने, अब आप बोलो जब सभी ने मांग की तो सबसे पहले तो इनका नाम आना चाहिए। तो याद रखिएगा, जहां पे शब्द क्या है? प्रत्यक्ष रूप से। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है इसके लिए तो प्रत्यक्ष शब्द लगा देता है। यहां पे चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे महात्मा गांधी, चाहे मोतीलाल नेहरू, इनकी किसी की मांग प्रत्यक्ष नहीं थी, सबकी मांगे अप्रत्यक्ष रूप से थी। जो प्रत्यक्ष रूप से मांग करने वाला व्यक्ति था वो कौन था बेटा? 1934 में एम.एन. रॉय, यानी कि मानवेंद्रनाथ रॉय। बी.एन. रॉय अलग है। बी.एन. रॉय अलग है, जिनको आप संवैधानिक सलाहकार बोलते हो। प्रस्तावना के अनुसार भारत में सर्वोच्च कौन है? कौन बेटा? सर्वोच्च कौन है? तो यहां पे आप देखोगे भारत के अंदर जो सर्वोच्च है वो है बेटा जनता। कौन है बेटा? क्योंकि प्रस्तावना की पहली लाइन जब पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को। इस लाइन ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि भारत के अंदर अगर कोई सर्वोच्च है बेटा तो वो है सर्वोच्च भारत की जनता। कौन है बेटा? भारत की जनता है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथकीकरण। क्या बेटा? कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 48 में देखोगे बात की गई है कृषि व पशुपालन की। किसकी बात की गई है? कृषि व पशुपालन की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में देखोगे तो आपके जो ऐतिहासिक स्मारक और धरोहर हैं उनके संरक्षण की बात की गई है। क्या बात की गई है? अनुच्छेद 49 में। फिर आता है अनुच्छेद 50 में, आप देखोगे ये जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथकीकरण की जो बात है वो किस अनुच्छेद में की गई है? वो बात की गई बेटा अनुच्छेद 50 में की गई है। अनुच्छेद जो 51 है, यहां पर आप देखोगे विदेश नीति। क्या देखोगे? भारत की विदेश नीतियां। और यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथकीकरण, तो भैया कौन सा अनुच्छेद है पृथकीकरण वाला? यहां पे आप देखोगे पृथकीकरण की बात ये कर रहा है। कौन कर रहा है भैया? ये कर रहा है अनुच्छेद 50। तो यहां पे आंसर क्या हो गया? 50 हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हमारे यहां 24 क्वेश्चन थे और 24 क्वेश्चन आज हमने क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए हैं। और आपने देखा कि हमने किस तरह हर एक क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन बनाए। और ये वो बेटा आपके सामने क्वेश्चन है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम पेपर की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेपर आपका यहीं से तैयार होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेपर आपका कहां से तैयार हो रहा है? इन्हीं उन क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने अगर एक भी क्वेश्चन आप देखोगे ऐसा नहीं होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये सारा का सारा एक एक जो आज पॉइंट बोला है वो सारा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या एग्जाम के दृष्टिकोण से? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया के अंदर चपरासी से लेकर पीसीएस तक आप कोई परीक्षा दे लेना,
पूरी परीक्षा देने जाओ, आप देखोगे आज की क्लास में हमने जो जो बातों पे, जिन जिन पहलुओं पे डिस्कशन किया है, वहां से क्वेश्चन बनता है। अगर आपने इंडिया के अंदर एक भी एग्जाम दिया है, इंडिया के अंदर आपने एक भी एग्जाम दिया है, अपने लाइफ में कभी एक भी एग्जाम दे के आए हो ना, तो वहां पर आप देखोगे पॉलिटी में इन चीजों में से क्वेश्चन जरूर आया। आज जो जो पहलू पढ़े वहां से क्वेश्चन जरूर होगा। तो याद रखना, इस जीएस को अगर अच्छे से समझना है ना, तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि आखिर इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन बनता कहां है। हमें सिर्फ और सिर्फ किसको समझना है? हमें सिर्फ और सिर्फ समझना है बेटा एग्जामिनर को समझना है। हमने एग्जामिनर को पकड़ लिया ना, तो यानी कि हमने पेपर को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि पर्टिकुलर फॉर्मेट में एग्जामिनर की पसंद क्या है। हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करना, सिलेबस तो जीएस में अथाह है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये पकड़ना है कि आखिर पैटर्न एग्जाम्स में क्वेश्चंस का कैसा चल रहा है। तो आज जो जो क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कशन किया है, ये वो क्वेश्चन है बेटा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और एग्जामिनर्स की पहली पसंद है। और आज से हमने अपने डिफेंस जोन कानपुर परिवार में आगाज कर दिया है जीएस का। और ये जो हमारा जीएस को लेकर के श्रृंखला स्टार्ट हो रही है, ये अब प्रतिदिन होगी। तो आप कमर कस लीजिए, अब आपको बेस्ट कंटेंट बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे डिफेंस जोन कानपुर परिवार में मिलेगा। तो हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।